Hello everyone, how are you? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्री इंपॉर्टेंट नंबर पढ़ लिए थे, मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, जैसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया था। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन थी पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते थे। और वहाँ पर ये भी लाइन मैंने लिखाई थी, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड 2n पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर n कोई इंटीजर होता था, वहाँ पर ये भी बात की थी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है। अगर थीटा आर्ग्यूमेंट है तो 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, माइनस 2 पाई प्लस थीटा, माइनस 4 पाई प्लस थीटा, ये सभी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में यूनिकनेस लाने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, है ना। तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ argument which lies in the range माइनस पाई टू पाई, यानी थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई लाई करती है ना। ये कन्वेंशन है कि हमें 2 पाई लेंथ कवर करनी है, तो इंटरवल हमेशा की तरह एक साइड ओपन लेते हैं, एक साइड क्लोज लेते हैं। ये आपने डोमेन निकालते टाइम भी किया होगा, और आपने जब टिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ी होगी वहाँ पे इस तरह के सीन आते थे जहाँ पे इंटरवल हमेशा एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरे को टोटल एंगल काउंट करना है, तो अगर हम इधर से इधर काउंट करेंगे तो हमने ये वाली लाइन काउंट कर ली, तो ये 0 से पाई हो गया, ये एंगल कितना कवर हुआ, 0 से पाई, है ना। अब अगर हम इधर से कवरिंग करते हैं तो अब ये लाइन पहले ही कवर हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको दोबारा कवर नहीं करेंगे। तो ये और ये एक्चुअली ये किस तरह से एंगल मेजर कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में जो हम एंगल मेजर करते हैं दैट इज अ नेगेटिव एंगल। तो ये कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा, माइनस पाई से 0, ठीक है ना। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको ये इंटरवल मिल जाएगा। अब ये लेने के ऊपर है, अब हो सकता है आप माइनस पाई पे क्लोज लगा दे, पाई पर ओपन लेंगे, आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ये डिफाइंड है ना। तो माइनस पाई से थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई के बीच लाई करती है, दैट इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अब बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ, और इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई PARGZ और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर आ जाएगा ये उसका एम्पलीट्यूड, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ले लिया मैंने, 1 प्लस आयोटा, है ना, -1 प्लस i√3/2, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, -1 माइनस i√3/2, इसका आर्ग्यूमेंट, 1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट i -2 1, इन सभी के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल ले, है ना। तो जैसे आप सोर्सेस पढ़ेंगे तो बहुत से सोर्सेस में अलग अलग कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले बना के रखे हुए हैं कि इस कोऑर्डिनेट में है तो ये फॉर्मूला है, इस कोऑर्डिनेट में तो ये फॉर्मूला। एज सच फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना किसी फॉर्मूले के भी आप ऑन द स्पॉट आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, 1, 1, है ना। तो 1, 1 आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट हुआ,
तो इसको आप ऑरिजिन से ज्वाइन करें और ये एंगल मेजर कर लें। ऑब्वियस सी बात है, y इक्वल टू एक्स लाइन पर है, तो ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा, π/4 है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1/2 √3/2, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, -½ √3/2। तो आर्ग्यूमेंट मतलब ये वाला एंगल हमें काउंट करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं यार, इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये एंगल देख लेते हैं। ये थीटा पहले निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा से अपने पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है √3/2, ये √3/2 है, ये 1/2 है। तो tan थीटा यहाँ से कितना आएगा, √3, tan थीटा √3, तो थीटा आ गया π/3, थीटा π/3, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 2π/3, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया -½ -√3/2, ये वाला पॉइंट। अब यार इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इधर से चलूंगा, नेगेटिव एंगल काउंट करूंगा, ये वाला क्लॉकवाइज एंगल मेजर करूंगा, है ना। और ये एंगल मेजर करने के लिए मैं बोलूंगा यार कि आप पहले ये वाला एंगल निकाल लो। तो ये एंगल तो वही आएगा 60 डिग्री को tan थीटा का y/x, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो ये थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, थीटा 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 120, 2π/3। लेकिन हम मेजर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना आंसर को -π से π के बीच देना। अगर हम इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो π से बड़ा हो जाएगा, और π से बड़ा होगा तो हम इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के स्पेसिफिक इंटरवल डिफाइन किया है, इसी इंटरवल में हमें अपना आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये एंगल तो 60 है, तो ये एंगल 120, लेकिन हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन कैसे, किस तरह से एंगल काउंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव एंगल होगा। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा -2π/3, ठीक है ना। 1 - i, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, -1 हो गया, 1, -1 है, तो इसकी मिरर इमेज हो गया। तो यहाँ पर एंगल इस तरह से काउंट कर लेंगे, एंगल वही π/4 होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव एंगल -π/4। i कहाँ पर होगा, i होता है इमेजिनरी y एक्सिस पर, इस पॉइंट पर, इसका कोऑर्डिनेट 0, 1, तो इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा +π/2, है ना। अगर ये नेगेटिव नीचे होता तो इसका आर्गुमेंट होता -π/2। -2 कहाँ पर होगा, रियल एक्सिस पर, यहाँ कहीं पर होगा। तो इसके लिए इतना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा पाई। 1 कहाँ पर है, रियल एक्सिस पर है, यहाँ कहीं पर है। तो पॉजिटिव रियल, मतलब रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करिए पॉइंट को, और एंगल देख लीजिए, एंगल रियल एक्सिस से 0 आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऑन द स्पॉट, है ना। तो कोई फॉर्मूले को लर्न करने की सच रिक्वायरमेंट नहीं है। Next, after that definition of the least positive argument, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट मीन थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 2π के बीच लाई करती हो। The value of theta which lies in the range 0 से 2π is said to be लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 2π लाई करे उसे क्या बोलेंगे अपन, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
among the complex number z which satisfy mod of z minus 25 I less or equals to 15, find the one having the least positive argument. Find the one having the least positive argument. ये क्वेश्चन है। एक रीजन आपको गिवन है z माइनस 25 y लेस और इक्वल टू 15। आपसे कहा गया ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए z जो इस रीजन में लाई करता हो और उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो मिनिमम आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपने को इस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर यहाँ पर इक्वालिटी लगी होती तो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है ना। लेकिन यहाँ पर लेस और इक्वल टू इक्वालिटी भी है और लेस देन भी, इसका मतलब ये एक रीजन आएगा जिसमें सर्कल की बाउंड्री के साथ उसका इंटीरियर भी काउंट होगा, है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या है 0,25, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस 0,25 पर सेंटर 15 रेडियस का सर्कल अगर बनाया जाए, समथिंग लाइक दैट, ये सेंटर आ गया 0,25, है ना। तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे, सर्कल के इंटीरियर वाले और बाउंड्री वाले सारे पॉइंट। अब इस रीजन का बोला पॉइंट बताना है जो ऑरिजिन से जिसका आर्ग्यूमेंट मिनिमम हो। तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट डालनी पड़ेगी। टेंजेंट के अलोंग जो पॉइंट आएगा ऑब्वियसली बात है उसका आर्ग्यूमेंट सबसे कम होगा। तो मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, पी का कोऑर्डिनेट, के कोऑर्डिनेट आ गया तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख ही सकता हूँ, है ना। सर्कल की रेडियस कितनी है 15, ये 15 दे रखा है, ये डिस्टेंस 25 है। तो ये OP निकाल लेते हैं यूजिंग ट्राइंगल OCP। पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाएं तो OP स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 625 माइनस 225 दैट कम्स आउट टू बी 400। नहीं OP की लेंथ आ गई 20। अच्छा OP की लेंथ अगर 20 है, मैं थोड़ी देर के इस एंगल को थीटा लेट कर लूँ तो ये है ऑरिजिन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानता हूं मैं, इससे 20 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यूज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे 20 डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 20 cos थीटा 20 sin थीटा, है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लिया। अब यार अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अगर ये थीटा है तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। और ट्राइंगल OCP की सारी साइड्स पता है तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकल आएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 20/25 दैट कम्स आउट टू बी 4/5 और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 15/25 दैट इज 3/5। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए, देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट 20 cos थीटा 20 into cos थीटा 23 या 60/5 और 20 sin थीटा 24 80 12,60। ये P का कोऑर्डिनेट आया, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा 12 + 16 आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक दो पॉइंट और पूछ दूं, मॉड जेड मैक्स पूछूं, मॉड जेड मैक्स का मतलब इस रीजन का वो पॉइंट जो ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट होगा ये वाला मॉड जेड मैक्स। और ये डिस्टेंस कितनी है कि 25, तो देखिए ये डिस्टेंस आ गई और 15 इसकी रेडियस थी, 25 + 15 कितना आ गया 40,
मॉड मिन पूछेगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन केस अगर आपसे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट पूछा जाता तो टैंजेंट फिर ये वाली ना बना के अपन ये वाली टैंजेंट बना लेते और फिर वही उसी ज्योमेट्री से निकाल लेते। आ रही है बात समझ में? ठीक है। If argument z equals to pi by 4 and mod of z plus 3 minus iota, mod of z plus 3 minus iota equals to 4, find z. z निकालना है आपको। तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4, मतलब एक ऐसा z निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है? आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये एक रे की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए रे और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक रे है और एक सर्कल है, आपको क्या चाहिए? रे और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो आप इस ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रे की कार्टेशियन इक्वेशन लिख दे, सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन लिख दे, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल ले और पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ही बता सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये कौन सी रे होगी? z को 0 से ज्वाइन करने वाली रे x एक्सिस से रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पाई बाय 4 एंगल बनाती है। तो z को अगर मैं x प्लस आई वाई बोलता हूँ तो ये रे बच्चे होगी y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये ध्यान रखना इस रे पर x कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो y को हमने क्या पुट कर दिया? x, क्योंकि y और x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो सर्कल का सेंटर z को पुट कर दो x प्लस आई वाई, x प्लस 3 प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 4। मॉड ऑफ दिस का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस 4 है, 16 आ जाएगा। अब x के प्लेस पर क्या डाल दो? y, क्योंकि रे पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम रहेगा। आप इसको डायग्राम से भी विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा सॉल्विंग हो जाए, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 6x आएगा माइनस 2x यानी 4x प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 है ना, और ये 16 है तो 6 बचेगा, 2 कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x प्लस 3x माइनस 1 आई थिंक। तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x, एक 1 आएगा एक माइनस 3 आएगा, तो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएंगे, मतलब इस रे और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो अभी तो एक्चुअली हमने रे की तरह, हमने तो एक लाइन की तरह ट्रीट किया, तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। अब ओरिजिनल सिचुएशन समझते हैं यार। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इस वैसे लिख सकते हैं z माइनस 3 प्लस आयोटा, सेंटर हो गया -3,1 और रेडियस है 4। तो -3,1 पर सेंटर्ड 4 रेडियस का सर्कल, x पर -3 y पर 1 है ना, -3,1 पर सेंटर्ड 4 रेडियस का सर्कल। तो ये कुछ इस तरह से पास होगा, ये सर्कल आ गया और इसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए y इक्वल टू एक्स रे से, लाइन से नहीं रे से चाहिए। तो इसका सोर्स पॉइंट ऑरिजिन है, तो रे इस तरह से मूव करेगी, तो एक्चुअली इसका इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही आएगा 1,1, ये जो पॉइंट आएगा। वो 2 आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने इसको एज ए लाइन ट्रीट किया है। अगर आप एज ए लाइन ट्रीट करेंगे तो देखिए इसका पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा
और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, लेकिन ये अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट जेड का आर्ग्यूमेंट π/4 है। तो इस अगर मैं इसकी बात करूं OQ की, तो इसका आर्ग्यूमेंट π/4 नहीं है, 5π/4 है, क्योंकि ये π/4 है, तो ये π/4 हो ही गया आपका। आ रही बात समझ में? या फिर पूरा एंगल आप देख लीजिए यार, ये पूरा पाई है, ये पाई प्लस π/4। तो यानी इन केस अगर इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट जेड π/4 न होकर अगर क्वेश्चन ये दिया जाता आर्ग्यूमेंट जेड 5π/4 और सर्कल की क्वेश्चन यही दी जाती है ना, तब अपने क्वेश्चन का आंसर ये आता -3, उस केस में ये आंसर आएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट जेड π/4 है, तो इस केस में सिर्फ ये आंसर आएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + i। Next, if mod of z minus iota equals to 1 and argument z equals to π/2, argument z equals to π/2, find the number of complex numbers. ठीक है ना। फिर से वही यार, एक आपको रे गिवन है और एक सर्कल गिवन है, आपको बताना है ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो रे और सर्कल दोनों पर लाई करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है ना। अब की बार जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर गया आई मीन्स 0,1, 0,1 पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल, ये सर्कल आ गया। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज π/2, तो आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब जेड -0, जेड को 0 से ज्वाइन करने वाली रे रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से π/2 एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल। तो जेड को 0 से ज्वाइन करने वाली रे, यानी इस रे का सोर्स पॉइंट क्या है, ऑरिजिन, यहाँ से रिमूव कर रही है और 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये रे आ जाएगी, ये रे होगी आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/2, क्योंकि इस रे के हर पॉइंट का आर्गुमेंट निकालेंगे तो दैट आर्गुमेंट इज π/2, है ना। तो अब सर्कल और रे में मेरे को तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं, एक तो आएगा 0,2 और एक आएगा 0,0। देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे एंड द सर्कल, है ना। लेकिन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं सिर्फ 1 दूंगा। 1 इसलिए दूंगा क्योंकि 0 को मैं आंसर नहीं दे सकता। 0 इसलिए आंसर दे सकता क्योंकि अगर मैं जेड को 0 आंसर दूंगा तो जेड को 0 जब पुट करूंगा तो इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। बच्चों ये बात नोटिस करने वाली है कि नोट्स में मैंने लास्ट में लिखाया था आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 अकेला एक ऐसा पॉइंट होता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो सिर्फ और सिर्फ अपने मॉडुलस के टर्म्स में डिफाइंड होता है, इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता। तो सॉल्विंग से मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है और एक 2i आ रहा है, लेकिन इसको मैं आंसर में कंसीडर नहीं करूंगा। रीजन मैंने बोल दिया है, क्यों? क्योंकि 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? x प्लस आई वाई, जैसे आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैंने लेट कर लिया। एक क्वेश्चन से समझाते हैं यार, आपको तो अच्छी फील आएगी आपको। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है
x प्लस आयोटा वाई है। तो अब मेरे को यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 8 प्लस 6i ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy ये आ जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना, और 2xy की वैल्यू 6 है, यानी x इंटू वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना। अब यार दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। सॉल्व करने के लिए एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 2xy है 6, 2xy 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 हो गया यार, 100 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 है। तो अब यहाँ से यार अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3। 1 प्लस 3 implies 2x स्क्वायर की वैल्यू 18, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, x आ गया प्लस माइनस 3, है ना। और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2y स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब x प्लस माइनस 3, y प्लस माइनस 1, x पर भी दो वैल्यूज आ रही हैं, y पर भी दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ओवरऑल इसके कितने स्क्वायर रूट आएंगे, 2 प्लस 2 क्या बोलेंगे 4, है ना। आपको लग रहा है 4 आएंगे, हाँ देखने में तो लग रहा है 4 है क्योंकि मैंने कैजुअली सॉल्व किया, लेकिन अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि x इंटू वाई, इस प्रोडक्ट का साइन कैसा है, इस प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है ना। और अगर इस प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है तो x और y दोनों सेम पैरिटी के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव साइन के होंगे या फिर दोनों नेगेटिव, या तो दोनों को पॉजिटिव लेना होगा या फिर दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो सोल्यूशन निकाले हैं, यहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी, या तो दोनों एक साथ प्लस साइन के लिए जाएंगे या फिर दोनों एक साथ माइनस साइन के। तो x को 3 लें, y को 1 लें, तो एक स्क्वायर रूट आएगा इसका 3 प्लस आई, और x को -3 y को -1 ले तो -3 माइनस आई। तो सिंगल स्ट्रोक में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस -3 प्लस आयोटा। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि जब आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो x इंटू वाई का साइन पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के लेंगे, और x इंटू वाई अगर ये निगेटिव होता है, इनकेस -6i यहाँ पर होता है तो x पॉजिटिव लेंगे तो y निगेटिव लेंगे, और x निगेटिव लेंगे तो y पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन के लिए जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने आपको कंप्लीट मेथड दे दिया है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालना। एक अच्छा सा क्वेश्चन होता है जिसे बीच में स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है, और उसको आपको ऑन द स्पॉट आपको निकालना पड़ता है विद इन 2 और 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन को देखेंगे, देख कर सीधा आंसर, है ना। तो अब मैं इस पूरे को रब कर रहा हूँ एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का इसका स्क्वायर रूट ओरली कैसे निकालते हैं। जनरल मेथड तो दे दिया, कोई रैंडम सा नंबर आ जाए तो फिर हमें यार ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे, लेकिन जो अपने पास क्वेश्चन आता है जब बीच में स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि जिसको देख के आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। थोड़ा सा फील करना है यार। इसका स्क्वायर रूट वही मैंने x प्लस आई वाई लेट के स्क्वायर कर लिया, तो ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और ये क्या लिखा हुआ है 2xy, यानी x इंटू वाई क्या दिया हुआ है 3। अब आपको कुछ इस तरह से सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट 3 हो और जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 हो, यानी ऐसे दो नंबर, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा 3 के ऐसे दो फैक्टर बताओ, 3 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 होता हो। 3 के ऐसे दो फैक्टर, 3 के दो ही फैक्टर होते हैं, 3 प्राइम नंबर 3 और 1, और 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सीधा 8 आ गया। तो x3 ले लें, y1 ले लें, है ना। लेकिन आपको पता है स्क्वायर रूट है तो इसके दो स्क्वायर रूट आएंगे, दो स्क्वायर रूट आएंगे, और दोनों का साइन यहाँ से देख लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है तो या तो दोनों प्लस साइन के लिए या फिर दोनों माइनस साइन के लिए। तो देखते ही लिख दिया 9 तो 3 प्लस आई। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर लेते हैं।
रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा, रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना है ओरली आपको। तो फिर से वही देखो यार, ये किसका रोल प्ले करता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये 9 आ गया, ये 2xy 40 है, तो x इंटू वाई कितना आ गया 20, ठीक है ना। अच्छा 20, अब 20 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 होता हो। 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 होता हो। सबको पता है यार, 5 और 4, 5 4 द 20 एंड 25 माइनस 60 इज 9, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस आएंगे, ऐसा कोई रैंडम सा आता भी नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, तो ऑन द स्पॉट देख के बता सकते हैं आप। 5 प्लस 4i, सही है बच्चों। इनकेस यार 9 माइनस 40i होता तो वैसे तो आप बोल देंगे सर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, वहाँ से ही बात बन जाएगी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका 9 होगा और x इंटू वाई माइनस 20 होगा, यानी 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 हो। सोचने का तरीका तो वही होगा, 20 के फैक्टर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 हो, 5 और 4, लेकिन लिखने का मैनर चेंज हो जाएगा। अब की प्रोडक्ट का साइन निगेटिव है तो x अगर 5 लूंगा तो भाई माइनस 4, है ना, और x माइनस 5 लेंगे तो भाई प्लस 4, तो इसी का आगे प्लस माइनस लगा दो या डायरेक्टली i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, सेम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस कोशिश यही रहनी चाहिए कि क्वेश्चन देखे और सीधा अपन इसको रूट निकाल लें। If z square plus z square plus 2 times 1 plus 2i times z minus (11 plus 2i equals to 0), find z in the form of a plus ib। यहाँ से z निकालना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, z में क्वाड्रेटिक दिख रही है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड रहता है, चाहे कोफिशिएंट आपके रियल हो चाहे कोफिशिएंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, है ना। लेकिन इसमें वो चीज़ वैलिड नहीं होगी कि अगर एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा 2 माइनस आई होगा, वो तब वैलिड होता है जब कोफिशिएंट सारे रियल हो, ठीक है ना। तो z इक्वल टू ले लिया मैंने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, समथिंग लाइक दैट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, 2 4 4 2, ये कैंसिल हो गया। अब या रेडिकल के अंदर चलते हैं, 1 प्लस 2i का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4i प्लस 11 प्लस 2i, 11 प्लस 1 12 माइनस 4 8 प्लस 6i, है ना। और इसका स्क्वायर रूट निकालना जस्ट मैंने ओरली बताया था यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, 8 क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 2x वाई, तो x इंटू वाई हो गया 3, 3 कैसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 हो, 3 बन जा 3, 3 और 1, तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा, है ना। और अब प्लस माइनस मत लगाना, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ z, प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आएगा, प्लस साइन लेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, और प्लस आई माइनस 2i माइनस आई, एक रूट आया देखिए z माइनस 2 माइनस आई, अच्छा माइनस लाइन लेंगे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i,
तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ से एक एविडेंस भी आपको मिल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है जेड में जिसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रूट निकाला तो एक रूट 2 माइनस आई आया, दूसरा रूट -4 माइनस 3 आई आया। तो रिकॉल कीजिएगा अपने क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर को, जहाँ पर सर लोगों ने आपको लिखाया होगा कि ये जो रूट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तभी आते हैं जब सारे कोफिशिएंट कैसे हो, रियल हो। अगर ये सारे रियल नंबर होते तो एक रूट 2 माइनस आई है तो दूसरा रूट 2 प्लस आई होता। ठीक है ना, मूव करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर representation of a complex number in different form. Representation of a complex number in different form. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली फॉर्म तो वही है, कार्टेशियन फॉर्म होती है, दूसरी होती है पोलर, तीसरी होती है एक्सपोनेंशियल, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म वही है जो अभी तक आपने पढ़ी थी। फर्स्ट फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म। इसे हम अलजेब्राइक फॉर्म भी बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में जेड को कभी भी लेट करना हो तो हम लोग जेड को लेट करते हैं x प्लस आयोटा वाई, जैसा अभी तक करते आए थे। अब जेड को अगर हम x प्लस आई वाई सपोज करते हैं तो इससे जुड़े तीन टर्म जैसे हम बोलते हैं मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, है ना, और कंजुगेट, तो वो कैसे डिफाइन होंगे। जेड हमने x प्लस आई वाई लिया तो जेड बार हो जाएगा कंजुगेट x माइनस आई वाई। मॉड जेड की डेफिनेशन होगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जिसको हम थीटा बोलते हैं तो tan थीटा होगा y अपॉन एक्स, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, कुछ इस तरह से। तो ये तीन टर्म इस डिफाइंड हो जाएंगे। और कार्टेशियन फॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जनरली हम कार्टेशियन फॉर्म को वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ पर लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर इक्वेशन सॉल्व करनी हो। जैसे अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, एक सर्कल था, एक रे था, और सॉल्व करके मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट बताने थे, है ना। तो लिख लेंगे this form is useful in solving equations and in locus problems. लोकस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहां पर हमारी चॉइस होगी जेड को कार्टेशियन फॉर्म में प्रेफर करना। Find locus of Z such that real part of 1 by Z less than half. ये क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ जेड सच दैट रियल पार्ट ऑफ 1 by Z लेस देन हाफ। ठीक है ना। तो
तो कह रहे हैं उन पॉइंट का लोकस निकालिए जिनके रेसिप्रोकल का रियल पार्ट हाफ से छोटा हो। कुछ नहीं करना है, सीधा कार्टेशियन फॉर्म यूज कर लीजिए। जेड को पुट कर दिया मैंने x प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट ऑफ 1/x प्लस आई वाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है, डिनोमिनेटर में कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो हम इमीडिएटली उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि आप सर्ट्स वगैरह में करते थे। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो x प्लस आई वाई के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, x माइनस आई वाई, नीचे क्या होगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों आई स्क्वायर ये वाली -1 होती है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये जेड है और ये जेड बार है तो देखिए ये मॉड जेड स्क्वायर होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। नंबर टाइम्स कंजुगेट इक्वल टू मॉड स्क्वायर। बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर के इनिशियल लेवल के प्रॉब्लम्स में ये रिजल्ट यूज होता है, नंबर टाइम्स कंजुगेट इक्वल टू मॉड स्क्वायर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी मॉड वाला क्वेश्चन है तो आप उसका स्क्वायर कर लें और स्क्वायर को लिख दें नंबर टाइम्स कंजुगेट। ऐसे ही सीन आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में जब मॉड वाला क्वेश्चन होता है उसे स्क्वायर कर लेते हैं और वेक्टर में हम लोग लेते हैं तो मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू इटसेल्फ डॉट। यहाँ पर वेक्टर में ये स्टोरी थी, इटसेल्फ डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर टाइम्स कंजुगेट। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हाफ से छोटा है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो यार इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन हाफ। तो ये एक्चुअली रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका रियल पार्ट हाफ से छोटा है, यानी दिस क्वांटिटी is less than half। ये हाफ से छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो एक तरह से सर्कल का एक्सप्रेशन दिख रहा है और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो 1 एडजस्ट करना पड़ेगा। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी ये जो लोकस आ रहा है ये सर्कल का एक्सटीरियर है। दिस लोकस इज एक्चुअली द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 1,0। सेंटर क्या सर्कल 1,0, रेडियस क्या 1, यानी 1,0 पर सेंटर अगर हम 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें, है ना, तो इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट क्यों ग्रेटर देन 1 है, तो इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट उठाएं और बाहर वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पुट करें, उसका इन्वर्जन लें, तो ऑब्वियसली जितने भी नए पॉइंट्स आएंगे उनका रियल पार्ट हाफ से छोटा होगा, है ना। तो लिख देते हैं लोकस इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल having center 1,0 and radius 1। ठीक है ना। Next question, find the set of points on the complex plane for which z square plus z plus 1 is real and positive। ये क्वेश्चन है, find the set of points on the complex plane for which z square plus z plus 1 is real and positive। ठीक है ना।
तो कह रहे कॉम्प्लेक्स पीरियड पे मुझे बोले सारे पॉइंट बताइए जिसके लिए ये जो नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सेम मैनर से स्टार्ट करेंगे। जेड को पुट कर दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ठीक है ना। रियल वाले टर्म एक साथ, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आई से इंडिपेंडेंट टर्म एक साइड क्लब कर लिए प्लस आई वाले टर्म, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड है दिस नंबर इज रियल एंड पॉजिटिव, ये नंबर रियल भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। तो अगर ये नंबर रियल चाहिए तो इसका होता है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसका जो रियल पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो दो रेस्ट्रिक्शन लगेंगी, पहले तो इमेजिनरी, ये नंबर रियल चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो इसका रियल पार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहां से y कॉमन ले लें, इमेजिनरी पार्ट 0, एट द सेम टाइम रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, दीज टू कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली, ये इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए। आ रही बात समझ में। अब यार देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है ये कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व हो रहा है, इसके दो कंपोनेंट देख रहे हैं, इधर अब ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए इधर y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -½ है ना। तो मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, if y इक्वल्स टू 0 देन 2 इम्प्लाई, अगर y में 0 लेता हूँ देन 2 इम्प्लाई, यानी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज वो होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और आई थिंक आप ये समझते हैं दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना। और अगर डी नेगेटिव है तो ये पूरा ग्राफ एक्सेस के ऊपर बनेगा, पूरा ग्राफ एक्सेस के ऊपर बनने का मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा और ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी x की हर वैल्यू के लिए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। आप चाहो तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी देख सकते हो, x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हम x की हर वैल्यू के लिए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। आ रही बात समझ में। तो जिस समय y 0 है उस समय x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। y 0 तो x की सारी, y 0 कहाँ पर था, रियल एक्सिस पर, तो y 0 का रियल एक्सिस पर और रियल एक्सिस पर x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, पूरी एंटायर रियल एक्सिस, क्योंकि x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या आएगा, एंटायर रियल एक्सिस, है ना, ठीक है। अब हम दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं, 2x प्लस 1 को 0 ले रहे हैं, इफ x इक्वल्स टू -½ देन 2 इम्प्लाई, अब x को -½ पुट कर दीजिए, 1/4 माइनस वाई स्क्वायर -½ प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2 आएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/4 3/4 माइनस से मल्टीप्लाई, स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन 0। तो यहाँ से y कहाँ से कहाँ तक आएगा, -√3/2 से √3/2 आ रहा है भाई। तो y -√3/2 से √3/2 आ रहा है कब, जब x कोऑर्डिनेट -½ है, ठीक है ना। देयरफॉर लोकस इज, तो फाइनल आंसर, अगर हम इसको एक सेट थ्योरी के नोटेशन में रिप्रेजेंट करें z को, तो पहले जब y 0 था तो उस समय x की सारी वैल्यू होल्ड कर रही है, यानी x, 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। एक तो ये सेट आएगा, पहला वाला कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट 0, x की सारी रियल वैल्यू यूनियन
जब x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ ले रहे हैं तो y वेरी करेगा -√3/2 से 3/2, है ना। x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ है तो -12, सच दैट y रियल है -√3/2 से 3/2 के बीच में है, y रियल नंबर है ना। तो एक्चुअली z जो होगा वो इन दो सेट का यूनियन आएगा। और इन केस अगर इस z को, इस लोकस को ट्रेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो सेट है दिस इज एंटायर रियल एक्सिस। सो बेस बना दी मैंने। एक तो ये लोकस का पार्ट आएगा। सेकेंड पार्ट लोकस में क्या आएगा, जब x इक्वल्स टू -12 लाइन पर ट्रैवलिंग करेंगे तो y कोऑर्डिनेट की हाइट, y कोऑर्डिनेट -√3/2 से √3/2 तक लाई करेगा। तो मैंने x इक्वल्स टू -12 लाइन बना ली। x कांस्टेंट इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इस पर y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक लेना है, यहां से यहां तक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -12√3/2, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना। ये लोकस आ जाएगा। Next, show that the locus of the point P W denoting the complex number z plus 1/z on the complex plane is a standard ellipse. Where mod z equals to a, A0 1 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन लगाना, दिस इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो इसमें एक्चुअली ये बोला गया है कि जैसे ये स्टैंडर्ड इलिप्स, सॉरी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड जेड इक्वल्स टू ए, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऑरिजिन पर सेंटर ए रेडियस का सर्कल है ना। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस से अगर हम पॉइंट जेड उठाएं और यहाँ पर पुट करें, इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनमें से पॉइंट्स उठाएं और एक एक करके यहाँ पर पुट करें तो नए पॉइंट्स जनरेट होंगे, और उन नए पॉइंट्स को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें तो ये सर्कल जो होगा इलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सर्कल जो है इलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। यानी अगर हम सर्कल में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो सर्कल इलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अरे बस ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको डिफरेंट सोर्सेस से मिलेंगे, बस एक क्वेश्चन करना सफिशिएंट है कि हमको बस ये सीखना है कि ये कर्व का में जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो किस तरह से हमें नया कर्व जनरेट होगा। नए क्वेश्चन किस टाइप होंगे, यार ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाए 1/z कर देंगे, z + 1/z मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बदलते जाएंगे अलग अलग कर्व मिलेंगे, कभी लाइन हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कोई कर्व दूसरे कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हमें वो सब रिजल्ट याद नहीं रखने, हमने +2 लेवल पर सिंपल सा पार्ट टाइम में प्रोसेस सीखनी है। जब हायर लेवल पर पढ़ेंगे आप एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाए जाते हैं। खैर उनकी हमें बात अभी करनी भी नहीं है। तो पहले हम फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन पर, इस सिंगल क्वेश्चन को कैसे करना है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली मुझे लोकस इस पॉइंट का चाहिए और ये W रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ W दे रखा है Z + 1/z, तो W का लोकस चाहिए, तो मैं रेस्पेक्ट W को दूंगा, W को बोलूंगा x + iy, क्योंकि मुझे लोकस किसका चाहिए, W का, है ना। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन से रिलेटेड है ना। तो मॉड Z को हमने बोल दिया अल्फा + i बीटा, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैंने आपको बोला है इमीडिएटली आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा - i बीटा, और नीचे आएगा नंबर टाइम्स कंजुगेट यानी मॉड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका रियल पार्ट की बात करें तो देखिए, एक तो अल्फा है और एक अल्फा/दिस, तो ये इसका रियल पार्ट, i से इंडिपेंडेंट पार्ट जिसमें i नहीं आ रहा है, i वाले टर्म क्लब कर ले, ऐसा आ रहा है। अच्छा, मॉड z = z, अगर अल्फा + i बीटा तो मॉड z होगा α² + β², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a², इस सर्कल की इक्वेशन, ठीक है ना। तो α² + β² को a² पुट कर देते हैं और दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो मैंने आपको बताया था रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट की बात करें तो अल्फा कॉमन ले लिया, 1 + 1/a², और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो बीटा कॉमन ले लिया, 1 - 1/a², ठीक है ना। लोकस की प्रॉब्लम है, लोकस की प्रॉब्लम है यानी जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए पिक्चर में उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लोकस तो मैं x और y में रखना, तो x और y की पिक्चर में लाइव रहेगा, लेकिन अल्फा और बीटा सिस्टम में क्या वेरिएबल है ना, ये वेरी करेंगे। सर्कल की बाउंड्री से हम पॉइंट डिफरेंट पॉइंट उठाएंगे तो अल्फा और बीटा चेंज होंगे। तो लोकस की प्रॉब्लम में हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। सो हियर वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम दीज 3 रिजल्ट 1, 2 एंड 3, है ना। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं यार, या फिर ऐसा बोलूं, इसका नीचे लग डिवाइड दे दो, ये बन जाएगा α² की वैल्यू, यहाँ से β² निकाल लो, ये α² बन गया, ये β², ठीक है ना। तो अल्फा यहाँ से निकाला, बीटा यहाँ से निकाला, वहाँ पुट कर दिया, और α² + β² की वैल्यू क्या दे रखी, a²। इसको लोकस को आपको इलिप्स प्रूफ करना था तो a², इलिप्स की इक्वेशन में 1 होता तो इसे a² की सप्लाई नीचे कर दीजिए, a + 1/a, ये आ रहा। तो देखिए ये वाला कर्व जो था ये आपका इलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। और शायद ये कंडीशन का सिग्निफिकेंस भी समझ में आ रहा होगा, a ≠ = 0, 1 ऑब्वियस ही होता है, इसलिए लिखा है क्योंकि a 0 तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर a अगर 1 ले लेंगे तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी मतलब 0 बन जाएगा, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म सेकंड फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। तो जेड कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक हमने क्या लेट किया था, जेड लेट किया था x + i/y।
पोलर का मतलब बच्चों वही होता है जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, जो आपने कंपाउंड एंगल फेज 1 में पढ़ा था, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, जहाँ r होता है रेडियस वेक्टर, थीटा होता है वेक्टोरियल एंगल, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं समझिए। जैसे यार ये कोई पॉइंट P है जिसकी एफ जेड है, अब मुझे इस पॉइंट की पोलर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। पोलर का मतलब है ये वाली डिस्टेंस और ये एंगल के टर्म्स में चाहिए। अगर मैं इस डिस्टेंस को r लेट करूं, इसको थीटा, r और थीटा के टर्म्स में, तो इसको r और थीटा में जो इक्वेशन किसी कर्व की लिखी जाती है दैट इज नोन एज पोलर फॉर्म, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ाया गया होगा आपको पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर मैं इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉर द टाइम में x, y बोलूँ, तो यहाँ से कार्टेशियन टू पोलर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यूजिंग ट्राइंगल OPM, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y क्या आ जाएगा r sin थीटा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दिया जाए तो इसी z की जो कार्टेशियन फॉर्म थी वहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, पोलर फॉर्म। और ये बात बच्चों समझ में, यहाँ पर r जो होता है, r इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब है मतलब मॉडुलस का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर दो बेसिक रेस्ट्रिक्शन होती है पोलर फॉर्म में। नंबर फर्स्ट, r मस्ट बी पॉजिटिव, और पोलर फॉर्म में जो ये थीटा हम यूज करते हैं दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थीटा यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी हम थीटा की वो वैल्यू यूज करेंगे जो -π से π के बीच आ रही हो, ठीक है ना। तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। If z equals to 1 plus cos 6π/5 plus iota sin 6π/5, find r and amplitude of z। ये दे रखे हैं ना। चलिए तो अपना टारगेट यार यही है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, r और एम्पलीट्यूड z बताना है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक कर दो, sin 2 थीटा को लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना। तो 2 cos 3π/5 मैंने कॉमन ले लिया। cos 3π/5 प्लस आयोटा साइन 3π/5, है ना। तो ये फॉर्म तो लिख तो दिया यार, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या मुझको इस रिजल्ट को पोलर फॉर्म बोलना चाहिए या नहीं। तो मैंने जैसा कि बताया था पोलर फॉर्म में यार दो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मेरे को पहले तो ये नंबर मॉडुलस का रोल प्ले कर रहा, तो दिस नंबर मस्ट शुड बी पॉजिटिव, और यहाँ पर जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड, मतलब -π से π के बीच लेना है, ठीक है ना। तो π/5 होता 36 डिग्री, 36 3 108, तो 108 का कॉस नेगेटिव नंबर होगा, यानी आउटसाइड जो क्वांटिटी है वो मॉडुलस का रोल प्ले नहीं कर सकती, तो ये नेगेटिव नंबर है। अच्छा, कॉस में एक रिजल्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो cos 3π/5 को थोड़ी देर के लिए मैं माइनस cos 2π/5 लिख सकता हूं, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते हैं, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल ले लो। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, ये जो माइनस क्रिएट हुआ उसको अंदर शिफ्ट कर दिया, cos
2π/5, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो आउटसाइड नंबर आ रहा है, देखो अब तो 72 डिग्री, ये पॉजिटिव है, ये तो मॉडुलस का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब यार एक अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमने जो पढ़ा था z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पीछे प्लस साइन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ रहा है। अब यार इस माइनस साइन का एडजस्टमेंट कुछ ऐसे कर सकते हैं, 2 cos 2π/5, 2 cos 2π/5 माइनस साइन मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, cos ऑफ -2π/5 समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? हाँ, cos माइनस थीटा cos थीटा होगा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो अब ये पूरी रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रही है, ये पॉजिटिव नंबर बन रहा है, मॉडुलस का रोल प्ले करेगा, ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड, है ना। तो देयरफॉर मॉडुलस r की वैल्यू आ जाएगी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इज -2π/5। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम, देखिए आयलर थ्योरम क्या होती है, e⁻i थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये होता है। प्रूफ करते हैं। Euler was a Swiss mathematician and he was the first mathematician who defined the square root of negative number. इन्होंने डिफाइन किया था स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने आगे भी बहुत सा वर्क कर रखा है, इन्होंने फ्लूइड मैथमेटिक्स पर, फ्लूइड डायनामिक्स पर वर्क किया हुआ है, जैसा आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम, टॉरिसेली थ्योरम, तो उसमें भी काफ़ी हायर लेवल पर इनका वर्क दिखता है। चलिए बात करते हैं। और ई को भी हम लोग यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, कुछ लोग उसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, मेरा मानना गलत है, वो नेपियर्स नहीं बोलना चाहिए। ई को आयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट। चलिए बात करते हैं प्रूफ की। तो वी नो दैट e⁻z e⁻z का ये फॉर्मूला है। z यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यार e⁻z तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो e⁻x पढ़ा है। तो एक्चुअली ये जो आपने एक्सपेंशन पढ़े मैक्लॉरिन थ्योरम से, ये सारे के सारे एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करते हैं। जैसे साइन थीटा का एक्सपेंशन पढ़ते थे, साइन x x - x³ 1 फैक्टोरियल 3 + x पर 5 1 फैक्टोरियल 5। तो वहाँ पर आप 12th लेवल में आप रियल वेरिएबल पर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारे रिजल्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू इंटीग्रेशन, और साइन z, कॉस z, साइन हाइपरबोलिक z, e⁻z और फंक्शन ऑफ z। अब जब ये सारे रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे ट्रू है, यहाँ पर z क्या है x + i y, और आप जो +2 लेवल पे पढ़ रहे हैं मैं वो इसका स्पेशल केस है। अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगा, y को 0 पुट कर दिया जाए z में, तो ये z क्या बन जाएगा x, z यहाँ पे क्या है x + i y। तो इसका एक बहुत ही पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं, y को 0 डाल देंगे z x बन जाएगा, +2 लेवल में आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये रिजल्ट ट्रू होता है एक्सपेंशन। वैसे ही कॉलिन मैक्लॉरिन थ्योरम
अब यार ये रिजल्ट लेके आना, तो जेड को मैंने पुट कर दिया आई थीटा, जेड को क्या पुट कर दिया आई थीटा, तो यहाँ से ई टू द पावर आई थीटा आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आई से इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे ये वाला टर्म यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, यहाँ पर आई पावर फोर प्लस वन बन जाएगा। तो अब सेपरेट कर लेते हैं, आई से इंडिपेंडेंट टर्म पहले मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आगे जो टर्म आएगा आई थीटा की पावर 6, उससे आई पावर 6 बन जाएगा -1। तो एक अल्टरनेट पैटर्न आपको थोड़ा फील आ रहा है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एंड अप टू सो ऑन, है ना। आई वाले टर्म की बात करें तो बच्चे हुए सारे टर्म में आई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, आई क्यों होता है माइनस आई पावर 5 होता है प्लस आई, तो ये फॉर्म बन गई। और आई थिंक आप इन दोनों एक्सपेंशन से फैमिलियर हैं, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, है ना। तो ई पावर आई थीटा आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ से कुछ फर्दर रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा भी बोलते हैं। सिस मतलब सी प्लस आई एस, सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, आई मतलब इसका दोनों को क्लब किया है ना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या बोलते हैं सिस थीटा। अच्छा, इसका कंजुगेट किया जाए, अगर मैं आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दूं तो ई पावर माइनस आई थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा बाई 2। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो यहाँ से साइन थीटा निकल आएगा, साइन थीटा आएगा ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, ये साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका सेकंड प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ई पावर आई एक्स को प्रूफ करना हो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो मैंने लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, है ना। यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, माइनस साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, ये आ गया। आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लेंगे तो ये तो आ गया कॉस एक्स, नीचे आई से डिवाइड लग जाएगा, आई का रेसिप्रोकल होता है माइनस आई, तो ये आ गया रीअपीयरेंस, ओरिजिनल फंक्शन बाई अपीयर हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आई वाई, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप बन गया, डी वाई के साथ वाई सेट कर दिया, आई इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, डी वाई अपॉन वाई मतलब एल एन वाई, आई डी एक्स मतलब आई एक्स प्लस सी, एल एन वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस सी। अब यार आपको एक्स और वाई सी निकालना पड़ेगा, सी के लिए यहाँ पर आ जाओ। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो यहाँ से y कितना आएगा 1, x 0 y 1, इस कर्व से x को 0 sin 0 0 cos 0 1, x को 0 डाल दो y 1 डाल दो, ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, c 0 मिलने का मतलब है ln y आपके पास आ गया i x, इट मीन्स y निकाल सकते हैं यहाँ पर, y आ गया e टू द पावर i x, है ना। y आ गया e पावर आई एक्स और y क्या था cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई e टू द पावर आई एक्स। सही है क्या?
अच्छा, कुछ रिजल्ट भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे अगर दो सिस मल्टीप्लाई हो, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, दो सिस मल्टीप्लाई होंगे तो एंगल ऐड हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सिस अल्फा मतलब e पावर आई अल्फा, सिस बीटा मीन्स e टू द पावर आई बीटा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो e पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, जब दो सिस डिवाइड देते हैं तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मुझे लगता नहीं है बोलने की जरूरत है, फिर भी आप समझना चाहते हो e पावर आई अल्फा, इसको लिख दो e पावर आई बीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e पावर आई इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना? 1 अपॉन सिस अल्फा यानी 1 अपॉन e पावर आई अल्फा, ऊपर ले जाएंगे e पावर माइनस आई अल्फा, तो सिस ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है ना? आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो z की जस्ट अभी हमने पोलर फॉर्म पढ़ी है, थर्ड फॉर्म है आपकी, लास्ट फॉर्म। तो जस्ट अभी कुछ पढ़ के आए थे, z इक्वल्स टू पढ़ा था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पोलर में पढ़ा था यार, है ना? और cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लोग क्या बोलते सकते हैं, सिस थीटा या फिर e पावर i थीटा। तो यहाँ पर आपके पास z आ चुका है, z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। ठीक है ना? कंडीशन वही है, r पॉजिटिव होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थीटा पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, थीटा कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z, argz। ठीक है ना? चलिए मूव करते हैं आगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड m belongs to R such that the equation ZQ plus 3 plus iota into z square minus 3z minus m plus iota equals to 0 has at least one real root. फाइंड m belongs to, आपको ऐसा एक रियल नंबर बताना है जिसके लिए इस इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट आता हो, है ना? तो मैंने लेट कर लिया, लेट अल्फा विद द रियल रूट। अच्छा, अगर अल्फा रियल रूट है तो ये अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से रियल इमेजनरी पार्ट अगर हम सेपरेट कर लें, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस m, ये तो i से इंडिपेंडेंट टर्म हो गए। i वाले टर्म की बात करें, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
और राइट साइड में 0 है तो इसको चाहो तो ऐसे रीड कर लो 0 प्लस आई इंटू 0, और रियल इमेजनरी पार्ट कंपेयर करें तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट भी 0, इमेजनरी पार्ट भी 0. अच्छा, अपने को m निकालना है, तो सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन से हम अल्फा की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं. यानी अल्फा की दो वैल्यूज आ सकती है 1 और -1, है ना, और 1/1 इसको पुट कर देते हैं. अगर मैं अल्फा को 1 पुट करता हूँ तो 3 - 3 कैंसिल, 3 से 3 - 3 कैंसिल आ जाएगा, 1 - m, m की वैल्यू 1 आ जाएगी. अगर मैं अल्फा को -1 पुट करता हूँ तो ये -1 बनेगा, ये +3 बनेगा, और ये भी +3, 3 3 6, 6 - 1 5, 5 - 1, यानी m की एक और वैल्यू है ये 5. देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ m, 1 and 5. ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. If z equal to root of 9 + 40i find वैसे तो मैं ये क्वेश्चन का होमवर्क के लिए देता हूँ, लेकिन कैसे दूंगा होमवर्क, तब भी मेरे को ही करना पड़ेगा. चलिए देख लेते हैं. तो जनरली जब मैं होमवर्क देता हूँ तो स्टूडेंट इसमें पहला काम तो देखते हैं, ऑन द स्पॉट कर देते हैं. क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता नहीं है. नीचे क्या आ जाएगा, 9 + 40i, 9 से 9 कैंसिल हो गया. अच्छा, ऊपर अगर स्क्वायर रूट ओपन कर ले तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab. नीचे आ जाएगा 80i, 40i से 40i कैंसिल, 9 9 18 + 2. अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट ये सिखाया था यार हमको, ये x² - y² है, ये 2xy, यानी x × y 20 है. 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 हो, तो 5 और 4 है ना. तो ये आएगा 5 + 4i, ये 5 - 4i. अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे किस मिस्टेक करते थे, मिस्टेक ये करते हैं वो इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ऐसा कुछ. a + iv × a - iv, a² + b², और 40 के स्क्वायर + 9 का स्क्वायर 16, 81, ये 41 बन जाएगा. तो अब यार अगर वो ऐसा कर देते हैं √a × √b को √ab लिखना हमेशा ट्रू नहीं होता. ये एक बार रुड़की इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया था, √a × √b को √ab हम तब लिख सकते हैं जब दोनों में से कम एक नंबर नॉन नेगेटिव हो.
दोनों में से कम से कम एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, दोनों इमेजिनरी नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक आंसर का लॉस होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे मैंने यहाँ भी प्लस माइनस लिया, यहाँ भी प्लस माइनस लिया, तो दोनों प्लस प्लस लें या फिर दोनों माइनस माइनस लें तो सेम साइन आएगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस लेंगे तो साइन अपोजिट आएगा। तो यहाँ से जो आपके पास जेड आ रहा है वो दो पॉसिबल आंसर आएंगे। जेड यहाँ पर प्लस माइनस मैंने लगा दिया 2, एक प्लस एक माइनस लेंगे तो वही आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 कितना होगा 41, ठीक है ना। अच्छा 41 टू द 82, 82 में 18 ऐड कर दे, 82 प्लस 18 कितना होगा 82 प्लस 18 आई थिंक 100, 100 अपॉन 80, प्लस साइन लेंगे तो जेड की वैल्यू आ रही है 100 अपॉन 80 आई, 20 से कैंसिल कर देते हैं और नीचे एक ऊपर शिफ्ट कर -5/4 आई, माइनस लेंगे तो 18 माइनस 82, 18 माइनस 82 यानी 80 माइनस 16, 80 माइनस 16 कितना होगा 80 माइनस 16 होगा आई थिंक 64, है ना। तो 16 से कैंसिल कर देते हैं 4/5 और नीचे एक ऊपर शिफ्ट करते हैं तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड जेड की बात करें तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ मॉड जेड, एक तो 5/4 एंड 4/5, और एम्पलीट्यूड जेड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड जेड की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो +π/2 और एक आएगा -π/2, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्न में करेंगे। और आपका अब होमवर्क है बचा हुआ सारा है, 10 तक दे दिया था, 13 प्रॉब्लम है तो देख लेना यार, 3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5 में और एक्सरसाइज 6 में 10 प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 5 और 6 अब कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 मैंने दे दिया था एक्सरसाइज 5 में, 3 और कर लीजिए, एक्सरसाइज 5 कंप्लीट और ये भी एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट, ठीक है बच्चों, ओके।